नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। श्रमिक बोर्ड का पैसा चढ़ रहा, अफसरों के भ्रष्टाचार की बलि। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में महाकुंभ को भी जोड़ा गया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में किसानों को किया गया जागरूक। शहर के मेन हॉल होंगे दुरुस्त, पटरी पर होगी सीवरेज व्यवस्था, कहा घनश्याम सराफ ने। भवन निर्माण मजदूरों ने अपनी समस्याओं को लेकर नेहरू पार्क में बैठक की। मजदूर नेता वजीर सिंह दुल्हेड़ी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला प्रधान धर्मवीर सिंह ने बताया कि सरकार मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कामगार मजदूरों ने सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से अपना मांग पत्र हरियाणा के श्रम मंत्री को भेजा। भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन जिला प्रधान धर्मवीर सिंह ने बताया कि भवन निर्माण कारीगर मजदूर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। उनका समाज की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान है। इन सबको सरकार की ओर से समुचित आर्थिक सहायता, सुविधाएं, हित लाभ और मान मर्यादा मिलनी चाहिए। उनको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें ये सामाजिक सुरक्षा लाभ देने में कतई गंभीर नहीं है। सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या किसी अन्य पार्टी की रही हो, श्रमिकों के जीवन में समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। बताया कि भवन निर्माण कामगारों के कल्याण बोर्ड के पास हजारों करोड़ रुपए जमा पड़े हैं, लेकिन अब तक बहुत कम रुपए खर्च किए गए हैं। बोर्ड का पैसा अफसरों के भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है। श्रमिक नेता राजकुमार बासिया ने कहा कि सरकार की मजदूर विरोधी और गलत नीतियों के कारण उन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता है। उनके द्वारा किए हुए काम की दिहाड़ी मजदूरी ठेकेदार मालिक मार लेते हैं। दूसरों के लिए मकान बनाने वालों के पास अपना ढंग का मकान तक नहीं है। जिला प्रधान भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 1845 ऑल इंडिया यूटीसी से हमारी यूनियन संबंधित है। आज हमने पूरे प्रदेश के अंदर ये एक पखवाड़ा मनाया है कि जो भवन निर्माण में काम करने वाले कारीगर मजदूर हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत ही दुर्दशा बढ़ती जा रही है। उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जा रही है और हम इस कड़ी में आज ये प्रदर्शन करके हमने डीसी के मार्फत ज्ञापन दिया है श्रम मंत्री को, ताकि जो कारीगर मजदूर हैं इनकी जो मांग है, जो जायज़ मांगे हैं, जो मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड जो बनाया है, जो गठन किया था लंबे संघर्षों के बाद, आज वो जो कल्याण बोर्ड है एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और अधिकारी नाजायज और बेतुकी और मनमर्जी की शर्तें लगा के मजदूरों को जो हित लाभ मिलने चाहिए थे, उनके जो हक थे, अधिकार थे जो मिलने चाहिए थे, उनसे वंचित कर रहे हैं। राजकुमार, जिला सचिव AIUTC भिवानी। आज हम भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन की तरफ से नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर के डीसी का नाम श्रम मंत्री को ज्ञापन भेजा है। जो ये मजदूर है भवन निर्माण कारीगर यूनियन से, हमने इनकी मांगों को उठाया है और ये जो मजदूर हैं टोटली अपने जो इनकी लाभ जो मिलते हैं ऊपर से आते हैं, उनसे इनको वंचित रखा जाता है। तरह तरह के नए नए कानून पर थोपे जाते हैं और इनके जो स्कॉलरशिप के फार्म भरे जाते हैं, औजारों के भरे जाते हैं, सिलाई मशीन, साइकिल के जो फार्म भरे जाते हैं, इनके कई महीनों तक इनके पैसे नहीं आते। तरह तरह के इनके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्कर करवा के लाओ, ये करवा के लाओ, ये तरह तरह के इन पर नियम थोपे जाते हैं। अब गरीब परिवार के बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने का अवसर मिलेगा। इस बारे में विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में महाकुंभ को जोड़ने का सरकार का फैसला सराहनीय है। वहीं उन्होंने कहा कि 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए जा चुके हैं। इसके अलावा माता वैष्णो देवी व शिरडी के साईं बाबा के दर्शन को भी इस योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि आढ़तियों की कमीशन बढ़ाने की
मांग को भी सरकार ने मान लिया है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए गए। इस योजना में श्री माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं तीर्थ को भी शामिल किया गया है। अब योजना का दायरा बढ़ाते हुए बुजुर्गों को अयोध्या, माता वैष्णो देवी तथा शिरडी के अतिरिक्त प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ तीर्थ के भी दर्शन करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आड़तियों का कमीशन 46 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। सरकार ने इसके लिए 309 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आज बड़े हर्ष की बात है कि व्यापारी वर्ग के जो पहले उनको आड़त मिलती थी 44 पैसे, वो बढ़ा के 56 पैसे कर दी गई है। और आने वाले समय में हम इसको कम से कम 1.5% तक ले जाने का काम करेंगे, जिससे जो आड़ती लोग बैठे हैं उनको भी इस योजना से लाभ मिले। हमने जो आज अखबार में पढ़ा है और कल ये चंडीगढ़ मीटिंग में बात भी हुई है कि हम सभी बुजुर्ग लोगों को और उनके एक अटेंडेंट को साथ लेके हम जो हमारा त्रिवेणी संगम घाट है ये प्रयागराज में, इसको महाकुंभ का मेला जो चल रहा है, इसमें हमारे जितने भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराएंगे हम उनको यहाँ से भेजने का, उनके सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करके देंगे, मुहैया करवाई जाएंगी। चाहे ट्रेन की व्यवस्था करनी है या रास्ते के खान पान की व्यवस्था करनी है, सारी व्यवस्थाएं हम सरकार के माध्यम से करवा रहे हैं। सरकार ने, हमारे सीएम साहब ने जो 65 वर्ष के लोगों को लिए महाकुंभ का, प्रयागराज का जो प्रोग्राम बनाया है, उसमें लोगों को इतना फायदा होगा। ये 144 साल में इतना बड़ा महाकुंभ लग रहा है। हम जैसे लोगों को, व्यापारी आदमी को, सामाजिक आदमी को, बुजुर्ग आदमी के लिए ये बीजेपी सरकार ने, सीएम महोदय ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि इतना बड़ा महाकुंभ के अंदर सबको ले जा रहे हैं। वहाँ खाने की व्यवस्था पूरी, रास्ते में रेल का साधन, आने जाने का रेल का साधन, खाने की सारी व्यवस्था, ये एक बहुत बड़े पुण्य का काम किया है। ये बहुत अच्छी पहल है बूढ़ों के लिए, ख़ास तौर से जो सीनियर सिटीज़न हैं, अकेले नहीं जा सकते, भाई वृद्ध आदमी के, उसके लिए साथ एक अटेंडेंट की भी व्यवस्था की है और आने जाने की सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। इससे ज़्यादा और क्या है। देखो, जो आदमी कभी सोच भी नहीं सकता भाई मैं भी कुंभ नहाऊंगा, उसके लिए सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है और बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो ये समझता हूँ बुजुर्गों ने धन्यवाद करना चाहिए सरकार का, और आज के हमारे मुख्यमंत्री महोदय जिनकी एक अच्छी सोच है बुजुर्गों के लिए, और सामाजिक उनकी जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक समरसता की है। मैं उनका खास तौर से बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। लोगों को रासायनिक खाद से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर मीनू ने बताया कि विभाग के द्वारा नाथुआस गांव में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि मनुष्य के साथ साथ पशुओं के स्वास्थ्य को भी रासायनिक दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर मीनू ने बताया कि नाथवास गांव में प्राकृतिक खेती के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है, क्योंकि रासायनिक खेती के चलते मनुष्यों के साथ साथ पशुओं का स्वास्थ्य तो खराब हो ही रहा है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। उन्होंने बताया कि 16 व 17 तारीख को दिए गए किसान प्रशिक्षण व जागरूकता अभियान में मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के तरीकों से लेकर कीड़े व बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए दवाइयां बनाना भी सिखाया गया। जो ये नाथुआस में ट्रेनिंग चलाई गई है, प्रशिक्षण, किसान प्रशिक्षण चलाया गया है, ये पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये 2 दिवसीय किसान प्रशिक्षण था प्राकृतिक खेती के ऊपर,
और ये हम हर जगह पे जो है अलग अलग गाँवों में 2 दिवसीय किसान प्रशिक्षण चला रहे हैं प्राकृतिक खेती के लिए। जैसे हम सभी को पता है कि जो रासायनिक खेती है उसके दुष्परिणाम जो हैं, बुरे प्रभाव हैं, वो क्या-क्या हो रहे हैं हमारे सामने हैं कि हमारी जो मिट्टी है वो खराब हो रही है, हमारा स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है, पशुओं का स्वास्थ्य है वो भी खराब हो रहा है। तो इसी वजह से नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए हम जागरूकता अभियानों के साथ-साथ ये किसान प्रशिक्षण भी दे रहे हैं किसानों को 2 दिवसीय। तो अभी जो नाथुवास में 16 और 17 जनवरी को जो वो किसान प्रशिक्षण चलाया गया है 2 दिवसीय, उसमें विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी दी गई है। जैसे कि मिट्टी से संबंधित बताया गया है कि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनका क्या रोल है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में, और वो कैसे हमने जो रासायनिक खाद हैं, रसायन डाल के हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। तो उसके बारे में लोगों को बताया गया। और इसके अलावा जो है वो जो प्राकृतिक खेती में हम जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत और जो कीड़े बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र और दशपर्णी अर्क का जो हम प्रयोग करते हैं इन कीटनाशकों का, उसको बनाने के बारे में भी डेमो के सहित जो है वो जानकारी दी गई किसानों को। इसके अलावा जो भी प्राकृतिक खेती से संबंधित स्कीम है सरकार की, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। उसके लिए हमने जो पशुपालन विभाग है उनसे भी एक्सपर्ट बुलाए गए थे इनकी जानकारी देने के लिए। और इसके अलावा जो कृषि वानिकी है उससे हमें प्राकृतिक खेती में क्या फ़ायदा मिल सकता है, या बाकी जो उससे हम रासायनिक खेती जो कर रहे हैं उससे भी क्या फ़ायदा हमें मिल सकता है, इसके बारे में भी बताया गया। भिवानी शहर में धंसे हुए सीवरेज के मेन होल और सीवरेज लीकेज को जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। विधायक घनश्याम सर्राफ ने इस कार्य का शुभारंभ करते हुए कहा कि सार्वजनिक कार्यों के लिए सरकारी खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रदेश सरकार चहुमुखी विकास करवा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ इलाकों में सीवरेज को ठीक करने का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके बाद दूषित पेयजल समस्या का भी समाधान हो जाएगा। शहर के फैंसी चौक पर सीवरेज लाइन का मैनहोल धंसा हुआ है, जिस वजह से घरों से निकलने वाला गंदा पानी आगे जाने के बजाय मैनहोल के ऊपर निकल रहा था। विधायक घनश्याम सर्राफ ने मैनहोल रिपेयर के कार्य का शुभारंभ करवाया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि सार्वजनिक कार्यों के लिए सरकारी खजाने लबालब हैं, बशर्ते लोग उनके पास सार्वजनिक कार्य लेकर आए। जनहित के कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में चहुमुखी विकास करवा रही है। हर एक क्षेत्र में समान विकास कार्य चल रहे हैं। कई जगहों पर मैनहोल व सीवरेज लाइन धंसी हुई है। एसडीओ सूरज प्रकाश जैन ने बताया कि इससे पहले पुराना बस स्टैंड पर सीवर लाइन में गड़बड़ी थी, उसको भी ठीक करवाया जा चुका है। अब शहर के शिविर व्यवस्था में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कहीं पर नजर आई तो वे उसे तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करवाएंगे। आज एसडीओ सूरज प्रकाश जैन ने हमें मौके पे बुलाया और ये जो इतनी गहराई में जो लाइन टूटी हुई थी, सीवरेज का मेन होल टूटा हुआ था, इससे लोड बाजार से लेके चंद्रोएडा, चौहान गली, बागपट्टी, नेहरू रोड और टाइयान थाना और इसके साथ लगते आसपास के क्षेत्र, कृपाराम की लानी, ये सारे क्षेत्र ऐसे क्षेत्र रहे जो इस बीमारी से पीड़ित थे। कई बार कई जगहों पे हमने सीवरेज का पानी को चेक करवाया, उनको ठीक करवाया, लेकिन पूर्ण रूप से दुरुस्त ये बीमारी तो पकड़ में आ गई थी कुछ दिन पहले। हमने यहाँ पे ट्रैक्टर लगा के पानी को निकालने का काम किया। विभाग मुस्तैदी से इस काम के लिए लगा रहा और आज हमारे 17 अगस्त को ये काम यहाँ पे विधिवत शुरू हो गया है और जल्दी इस काम से हमारे क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। ये सीवर लाइन ऐसी है जी हमारी जो 18 फुट गहरी ये सीवर लाइन है, 16-17 फुट। ये पिछले कई दिनों से डैमेज हो गई थी जी। तो साइड की जो मेन होल की दीवारें है वो डैमेज हो गई थी, वो उस वजह से सीवर की लाइन ब्लॉक हो गई थी जी। तो हमारे जो पानी का जो है लिफ्टिंग है वो हम ट्रैक्टर के थ्रू कर रहे थे, क्योंकि हमने जो इसकी एस्टीमेट या डीनाइटी बनवाने के लिए ऊपर भेज रखी थी। पहले बरसात का सीजन आ गया जी, फिर इलेक्शन आ गई, इसलिए वो कागज नहीं हो पाए, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अब काम शुरू हो गया जी। और ये
10 दिन के अंदर अंदर काम हो जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा जी। और जो इस एरिया के जो समस्या आ रही थी पानी की, सीवर की, वो सारी हल हो जाएगी। 10 की पानी की कोई पाइप पुरानी है जी, वो डैमेज हो गई जी, वो उससे हमारे सीवर की लाइन के अंदर मिक्सिंग है जी उसकी, तो सीवर की लाइन में से जा रही है मेन होल में से, तो उसका भी पता लग गया, वो भी 2-4 दिन के अंदर अंदर पूरी समस्या हल हो जाएगी जी। और अब चलते चलते हरियाणा में 2 बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा की गिनती हरियाणा के दिग्गज बीजेपी नेताओं में होती है। वह उस समय भी भाजपा के विधायक बने जब प्रदेश में भाजपा विधायकों की संख्या मात्र 2 हुआ करती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव भी बहुत आए हैं। उन्हें राजनीति के अपने अंतिम चुनावी दौर में विधानसभा की टिकट से भी वंचित कर दिया गया। लगता है आजकल रामविलास शर्मा के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। अभी बागोत निवासी मोहित शर्मा नामक युवक ने आत्महत्या के लिए रामविलास शर्मा को जिम्मेदार ठहराते हुए एक सुसाइड नोट लिख छोड़ा है। बताना होगा कि बागोत निवासी कैलाश शर्मा के पुत्र मोहित शर्मा ने 13 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली थी। कैलाश शर्मा ने उनके पुत्र की आत्महत्या के पीछे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास सहित 8 लोगों पर उनके पुत्र को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था तथा प्रशासन से मांग की थी कि वे जब तक आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करते तब तक वे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लगभग 1 माह से भी अधिक समय बागोत निवासी मोहित शर्मा की आत्महत्या के प्रकरण में चले आ रहे विवाद में हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है। बागोत निवासी कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई थी कि उनके पुत्र मोहित शर्मा की आत्महत्या के बाद से लगभग 1 महीना 10 दिन से भी अधिक समय से उसका शव सिविल अस्पताल कनीना के शवगृह में रखा हुआ है। उसके पुत्र का शव उनके हवाले करके शिकायत में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित वर्णित व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट ने याचिका में अंतरिम निर्देश पारित किया और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि 3 दिन के अंदर अपने पुत्र का शव लेकर उसका अंतिम संस्कार करे तथा हरियाणा सरकार को भी निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता के आरोपी की जांच आईपीएस सत्र के अधिकारी से करवाए ताकि शिकायतकर्ता को जांच को लेकर कोई शक ना रहे। याचिका को 20 मई तक के लिए स्थगित कर दिया। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। श्रमिक बोर्ड का पैसा चढ़ रहा अफसरों के भ्रष्टाचार की बलि। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में महाकुंभ को भी जोड़ा गया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में किसानों को किया गया जागरूक। शहर के मेन हॉल होंगे दुरुस्त, पटरी पर होगी सीवरेज व्यवस्था, कहा घनश्याम सराफ ने। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।